इंडियाज जीडीपी बढ़ती है भाई 7.8% इन द क्वार्टर थ्री। पिछली बारी बढ़ा था 8.1% एंड इस बारी देख रहे हैं कि 7.8% का ग्रोथ आपने दिखाया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि भाई इकोनॉमी को तो स्लो डाउन करने के लिए जो टैरिफ लगाए गए थे, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? 0.03%। इज दैट व्हाट इट इज? इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स जो जीडीपी रिवीजन हुई है उसके ऊपर भी थोड़ा-सा देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ chaos, सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। पथिगत भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू द शो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पहला सवाल आपका कौन-सा है? कौन सी चीज़ को लेके बात करें? लेट्स टॉक जीडीपी है 7.8% तो भैया इट्स हाँ, सॉलिड। हुँ, जी, तो बेसिकली देखिए जो एस्टीमेट था, वो एस्टीमेट में आई थिंक इनिशियली एस्टीमेट 7.172 था और लास्ट ईयर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था अ, वो 2024-25 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, वो 7.1% था। अभी जो एस्टीमेट रीडिफाइन किया गया है, रिवाइज किया गया है, बेस ईयर को रिवाइज किया गया है, उससे ये इट हैज इट नाउ अपीयर्स कि 2025-26 में इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 7.6% होगा। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज माइनस द इन्फ्लेशन पार्ट। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.5 के ऊपर है होगा एंड रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% होगा। जो इशू है मैं इम्पैक्ट के बारे में थोड़ी बाद में बात कर देता हूँ, बट जो इशू है जिसको लेके बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं कि भाई बेस ईयर को क्यों बदला गया, व्हाई इज इट? तो बेस ईयर को बदलना बहुत सिंपल है, मतलब बेस ईयर रिवीजन हमेशा से ही किया जाता है। दो चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत लेमैन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं कि टेक्निकलिटीज में जाने से बोलना आसान होता है लेकिन एक्सप्लेन करना एक कोई कोई समझ नहीं पाता है। सिंपल सी चीज है, 2011-12 में बहुत सारे सेक्टर्स इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज अगर उन सेक्टर्स की मैं अगर जांच करूं कि हाउ हाउ मच दैट हैज ग्रोन, तो हम कैसे करें? फॉर एग्जांपल जो मैं मतलब दैट सेक्टर इटसेल्फ इज नॉट बिग, बट फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एप्पल का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, दैट इज इनटू हाउ मच? 2 लाख 2-2.5 लाख करोड़ का है, सिर्फ एप्पल का ही। देयर आर मोर देन 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या ज्यादातर एक्सपोर्ट ही करते हैं। दूसरी चीज है बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में जैसे सेमीकंडक्टर, हालांकि वो अभी शुरू ही हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द मोबाइल सेक्टर। फिर उसके साथ अगर आप ले ले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उस लेवल पर वहां पे उस टाइम नहीं था। फिर उसके साथ जो डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हुआ है, डिजिटल इंडिया की वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, आप उसका बेस ईयर 2011-12 कैसे ले सकते हो, क्योंकि यूपीआई तब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो जो नॉर्म्स है, रिवाइजिंग द बेस ईयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो सम पीपल आर ट्राइंग टू से, उनको कहना होता है वो कह देते हैं कि क्योंकि बेस ईयर रिवाइज कर दिया इसी वजह से ग्रोथ रेट दिख रहा है। बात वो नहीं है। दिस हैज बीन दैट आप कोई भी इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है बट वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ इट। कोई भी इकोनॉमिस्ट से पूछ ले तो वो आपको बता देगा कि बेस ईयर रिवीजन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आईएमएफ के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिस आईएमएफ के बेसिक स्ट्रक्चर से इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट का को एस्टिमेट किया जाता है, उसमें बेस ईयर रिवीजन इज अ नॉर्मल थिंग। क्या आज की इकोनॉमी की आप एस्टिमेट 1991 को बेस रेट करके कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज है कि एक बहुत बड़ा सिचुएशन दुनिया भर में हुआ था 2020 में, 2021, 2020, 2021। ये जो फेज था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द होल वर्ल्ड। 2020 और 21 में फैक्ट्री बंद हो गए थे, इकोनॉमी एकदम बैठ गया था पूरे लॉकडाउन की वजह से पूरे दुनिया भर में। नाउ व्हाई द 2022-23 हैज बीन टेकन अ बेस ईयर? क्योंकि 2020-21 में जो एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया या फिर जो कोविड की वजह से सिचुएशन हुआ, वहां से आपने जो नई शुरुआत की, हाउ मच हैव यू ग्रोन फ्रॉम दैट टाइम विल बी अ बेटर एस्टिमेट देन 2011-12, राइट? बहुत सारे चीजें आप फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं,
स्ट्रीम यार्ड से कर रहे, वी आर यूजिंग द ब्रॉडबैंड। 2011-12 में अगर एक तो ऐसा प्रोग्राम इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल ही था। उस टाइम अगर कोई टेलीविजन प्रोग्राम भी करता था, मान लीजिए इवन अप टिल 2018-19 कोई टेलीविजन प्रोग्राम भी होता था ना, तो वो जो बड़े-बड़े गाड़ी आते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, पीसीआर वैन या ओवरहेड जो एंड डिश लेके आते हैं, वो आता था। तो मेरे घर के सामने जब वो बड़ा गाड़ी आता था, एक भीड़ लग जाता था कि भाई क्या हुआ है? पहले कुछ लोगों ने एम्बुलेंस सोचा, फिर उसको सोचा कि हर हर 2 दिन में एम्बुलेंस तो नहीं आएगा। नाउ दैट थिंग इज गॉन। टुडे अगर कोई टेलीविजन प्रोग्राम होता है, तो कोई वो सब इस्तेमाल नहीं करता। दैट हैज एंटायरली शिफ्टेड टू एप्स, चाहे वो ज़ूम हो, चाहे वो स्ट्रीमयार्ड हो या कुछ और हो। सो इफ यू लुक एट फिर द एंटायर सोशल एंड डिजिटल मीडिया में कंटेंट जनरेशन, फिर उसका रेवेन्यू जनरेशन 2011-12 में को क्या आप उस बेस ईयर को लेके वो कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो फंडामेंटल शिफ्ट्स होता है इन इकोनॉमी, एंड फॉर अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू चेंज द बेस ईयर। एक और भी चीज है, टुडे अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज फार मोर इजियर देन व्हाट वाज इन 2011-12। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आज आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई के ट्रांजैक्शंस होता है, यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउस होल्ड का इनकम पैटर्न क्या है। 2011-12 में कौन सा था? पूरा तो कैश इकोनॉमी था। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि 2021-22 या 22-23 में कितना हुआ, उससे कितना बढ़ा है। देन यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी। तो यहां पे जैसे जो जो सर्वे लिया जाता है, विच इज कंसिडर्ड टू बी बेस फॉर डिफाइनिंग द क्वांटम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे जीडीपी वाला, जीडीपी के लिए एक तो है जीएसटी फिगर्स। 2011-12 में जीएसटी था ही नहीं, तो जीएसटी फिगर इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट पैरामीटर टू डिफाइन कि आपके इकोनॉमी में व्हाट इज बेसिकली जीडीपी, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which have been manufactured or produced in an economy in one financial year. तो वो जीडीपी एवरी टाइम देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ सर्विस और अ प्रोडक्शन, उसका जीएसटी है। वेयर वाज जीएसटी इन 2011-12? जीएसटी एक होता है, फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस कहा जाता है। फिर उसके बाद होता है कि एनुअल सर्वे फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, उसका एक होता है। फिर पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स का उसका एक सर्वे होता है। तो वो सर्वेज जिस तरह से आज बिकॉज ऑफ डिजिटाइज्ड इकोनॉमी है, 2011-12 में इट वाज नॉट अवेलेबल। सो हाउ विल यू जज व्हेन समबडी हैज डन गुड और बैड? मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, इट हैज नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स। आदि भाई, एक टाइम था 1970s-80s में, तो क्लास 10 का एग्जाम, 12 का एग्जाम, उस टाइम मार्क्स नहीं मिलता था ज्यादा। उस टाइम 60% मिलना मतलब बड़ी चीज होती थी, फर्स्ट डिविजन। मतलब फर्स्ट डिवीजन मतलब उस टाइम बहुत उसका मायने होता था। आज तो मतलब लोग 95% मिलने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं मिलता है। नाउ इफ यू टेक 1960s और 70s एज अ बेस ईयर की किसी ने अच्छा किया, तब तो लगेगा कि जो 60% किया उसने बेकार किया। बात वो नहीं है। दैट टाइम गेटिंग 60% इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग, क्योंकि मार्क्स नहीं दिया जाता था। आज 99% मिलने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं मिलता, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग 90%। सो आपके जो पैरामीटर्स है जब बदलते रहते हैं, यू हैव टू चेंज द बेस ईयर। दिस इज एज सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सो उस एस्टिमेट से देखा जा रहा है कि इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.6% होगा, और जो नॉमिनल ग्रोथ रेट होगा दैट इज 8.5। एंड वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैज कम अप दिस टाइम कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया का, जो हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर was not contributing to that extent up till its potential। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी अपने पोटेंशियल के हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ लेबर लॉस। अभी भी लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम अभी भी है, बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स, क्योंकि इंसेंटिव्स नहीं दिया जाता था। सो वी अनफॉर्चुनेटली, जो लाइसेंस राज था ना इंडिया का 50s-60s अप टिल 1991 या उसके बाद भी, उसके बाद सर्विस सेक्टर गॉट डी लाइसेंस, बट नॉट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रॉब्लम था, तो क्या होता था, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हमेशा से वाज अ बिग प्रॉब्लम। इस बार जो आया है, एज पर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो डेटा आया है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैड अ डबल डिजिट ग्रोथ।
ना ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ नंबर वन स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ जीएसटी, जिसमें आपके 80% ऑफ द इकोनॉमी हैज गॉट फॉर्मलाइज्ड, क्योंकि आपके जीएसटी में आपको जीएसटी देना होता है। दूसरी चीज है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम, नंबर वन। नंबर टू, बिकॉज लेबर लॉ कोई कोड में जो सुधार आया है, इट हैज मेड इट इजियर फॉर द कंपनीज। नंबर थ्री, जीएसटी रिफाइन के वजह से जो पैन इंडिया मार्केट की एक्सेसिबिलिटी आज आपकी है, वो पहले नहीं था। फिर चौथी चीज है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई आप अलाउ किया है, जैसे बिकॉज ऑफ विच एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, 100% एफडीआई इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करके यू हैव मेड इट एट पार विद व्हाट इट इज इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर और अदर कंट्रीज जो कंपेटिटिव है। ये सब करने के बाद यू हैव वी विटनेस कि आज इंडिया के जो 15-16 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किया गया था, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नाउ रिकॉर्डिंग डबल डिजिट ग्रोथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके सर्विस इकोनॉमी तभी ग्रो करेगा व्हेन यू हैव द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर ग्रोइंग, विच इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम है, बट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यू कैन सी सम चेंजेस पॉजिटिविटी। नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ कि भाई ये टैरिफ वैरिफ की वजह से क्यों नहीं हुआ चेंज इम्पैक्ट। अब इसी कार्यक्रम में हम वी हैड डिस्कस्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो टैरिफ लगाया गया था, कि इंडिया के जो जीडीपी है जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स विल बी एट मोस्ट 1% ऑफ इंडिया जीडीपी। 1% ऑफ द जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। वाई 1% ऑफ द जीडीपी? टोटल जो एक्सपोर्ट है जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा था वो $40 बिलियन का, एंड इंडिया जीडीपी इज मोर देन $4 ट्रिलियन, रफ एस्टिमेट में। अभी तो 4.5 की तरफ हो गया होगा। तो 1% ऑफ जीडीपी में इम्पैक्ट मतलब $40 बिलियन में जो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा था, बिकॉज तो उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। दे आर नाउ गोइंग टू 40 अदर कंट्रीज। फिर जो अमेरिका में भी जो एक्सपोर्ट होना था, वो ऐसा नहीं कि जीरो हो गया, वो 40% प्राइस बढ़ गया तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट आया है। कुछ एक्सपोर्ट्स हुआ नहीं है, इट इज अ रियलिटी, सम सेक्टर्स गॉट इम्पैक्टेड, बट द इम्पैक्ट वाज ऑलवेज इन डेसिमल्स। लोगों ने जो एक डूम्सडे तैयार किया था, अरे ये डेड इकोनॉमी है, हो गया, बात खत्म। ये तो बेसिक चीज है। वी आर एन इंटरनल डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है ही नहीं। और हमारे जो एक्सपोर्ट है $800 बिलियन के करीब करीब, उसमें भी जो हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू यूएसए है, इट इज जस्ट अराउंड 10% ऑफ दैट, विच इज $80 बिलियन। उस $80 बिलियन में भी जो इम्पैक्ट आ रहा था सिर्फ $40 बिलियन का आ रहा था। तो वेरी वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, इवन एनीवन कैन डू। $40 बिलियन एज परसेंटेज ऑफ 4 ट्रिलियन, हालांकि 4 ट्रिलियन से ज्यादा है, इज 1%। तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आया एज पार्ट ऑफ ग्लोबल टोटल जीडीपी, उसका इम्पैक्ट 5.3%। सो 0.3% अगर आपके अगर वो 0.3% अगर आप टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट से काट भी देंगे तो क्या हुआ? 7.1% ग्रोथ 24-25 में दिखा, विच मीन्स 0.3% अगर नहीं भी होता वो नेगेटिविटी, तो 7.4% ग्रोथ होता। तो अगर 7.4% पहले ग्रोथ होता और इस बार अगर एस्टिमेट किया जा रहा है कि 7.6% हो रहा है, दैट मीन्स ये जो बेस ईयर चेंज होने से बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम सुपरफिशियली ग्रोथ रेट को हायर दिखाने के लिए किया जा रहा है। जैसे अभी आपके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी में आएगा। आपको बेस ईयर आप 2011-12 कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस टाइम साइन किया गया? कोई नहीं था। So this is something very normal. अभी जो टैरिफ वाला इशू सॉर्ट आउट मोर और लेस हो गया है, नाउ यू वुड सी कि 7.6% हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज सबको देखना है कि लुक एट व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग, ईरान में तो जितना अंदाजा है कल तक शुरू हो जाएगा दिवाली वहां पर, जो भी है, मतलब सबने तो अपना अपना स्टाफ बुला रहा है। द होल मिडल ईस्ट इज अगेन गोइंग टू फ्लेयर अप। यूएस जब इसराइल में जो यूएस एम्बेसी है वहां से स्टाफ बुला रहा है, देन यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। मिडिल ईस्ट में chaos है, यूरोप में बाय फाइनेंसिंग द यूक्रेन वॉर उनमें प्रॉब्लम है, रशिया की अपनी इश्यूज है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अफ्रीका हैज नेवर रीच दैट स्टेज। होल ऑफ सदर्न अमेरिका के नॉर्दर्न साइड में एक तनाव है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन वेनेजुएला।
द ओनली कंट्री, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी एड्रेस करना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिफॉर्म करना चाहिए क्योंकि हमारे शहर गंदे हैं, इट्स अ रियलिटी, आवर सिटीज आर डर्टी, हमारे यहाँ करप्ट लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है ऑनेस्टी, रियलिटी है, कन्विक्शन रेट्स आर डिसमल, इट्स अ रियलिटी। बट ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी की बात करें, वी आर द ओनली कंट्री जो इतने सारे जो डिसरप्शंस दुनिया भर में है, कोविड क्राइसिस के डिसरप्शंस, फिर सप्लाई चेन वाला डिसरप्शंस बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, फिर यूएस के टैरिफ वाला डिसरप्शंस, उसके बावजूद जो कंसिस्टेंटली अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मेंटेन किया, जिसने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, रिस्ट्रक्चरिंग करता गया और एक के बाद एक सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, एंड एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग इन द क्यू टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब दूसरे जगह पे सब जगह तनाव चल रहा है इज इंडिया, और उसके लिए आप नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं दोगे तो किसको दोगे? यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट मैन फॉर दिस। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज नॉट जस्ट फॉर ट्रेड, इट इज ऑल्सो टू इंश्योर आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल पीस इन द कंट्री। ओवरऑल पीस का मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा नहीं है, ओवरऑल पीस के जितने सारे तनाव है उसमें आई विल इंश्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर ना हो। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितना हो रहा है, ये इजराइल में जो गया था, इट इज टू इंश्योर कि इंडिया का जो सप्लाई रूट है वो सिक्योर है तेल का, एंड दैट दे विल डू, ईरान विल ऑल्सो डू, इजराइल विल ऑल्सो डू। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट भी कर दे तो, और बीच बीच में इंडिया के जहाज भी आते रहे, ये भी हो सकता है ना। दैट क्रेडिट यू हैव टू गिव टू दैट मैन। सो इकोनॉमी पहले कहां था, जो फ्रेजाइल 5 से मेजर 4 इकोनॉमी, आज कोई एक है वो बोल रहा है अरे इनकमिंग कॉल को क्यों ब्लॉक कर रहे हो, बहुत बड़ा सुधार चाहिए, देखो मैं इतना बड़ा आंदोलन कर रहा हूं, इनकमिंग कॉल बंद नहीं होना चाहिए जब आपका वैलिडिटी खत्म हो जाए। भाई 2011, 12, 13, 14 तुम लोग जब आए थे दिल्ली में, तुमने उस टाइम क्यों नहीं बोला? और उस टाइम महीने का कितना आपका खर्चा होता था एक मोबाइल फोन में, और आज कितना होता है? कितना डेटा मिलता था, आज कितना मिल रहा है? पहले बोलोगे कि ये मत, तो एक तो बेसिक तो मिनिमम आपको महीने में देना चाहिए ना, वो भी नहीं देना है। वन एज इट इज इंडिया में जो एवरेज कॉस्टिंग ऑफ द मोबाइल टेलीफोनी सेक्टर का वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड डेटा, उसको भी बंद खत्म करना है। मतलब उस सेक्टर को इतना अच्छा क्यों कर रहा है, उसको खत्म करो। उसमें बोलो कि ना ना सब फ्री, ये तो फ्रीबीज का ही तो मास्टर है ना। ये जिन लोगों ने आज बोलना शुरू किया कि महीने के अंत में अगर वैलिडिटी बंद हो जाए तो इनकमिंग कॉल बंद नहीं होना चाहिए, मतलब इनकमिंग कॉल बंद नहीं होना चाहिए का मतलब है एक सेक्शन फिर आ जाएगा आदि भाई, जो सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए मोबाइल रखेगा लेकिन पैसा नहीं देगा। डू यू वांट टू किल दैट सेक्टर जिसके वजह से पूरा डिजिटल इकोनॉमी चल रहा है? और उसमें भी कुछ लोग ताली मारना और यूट्यूब में इतने सारे उसी के चले चपेटे वीडियो बना के बना, ये इतना बड़ा आइकॉन आ गया देखो राघव चड्ढा जी, वही तो है ना, वही बोल रहा है शायद, सुनने में दिखने में जो आ रहा है। एनीवेज पेड प्रोपेगेंडा अच्छी है यार बात, वो तो। हाँ। So these are things. So you need to see where you are standing. Look, if you are in Ukraine, if you are in Eastern Europe, आप तो every day you are waking up with the fear of a Russian bombing. Western Europe is खत्म because of this financing of this useless war. यूरोप के अंदर लोग बोल रहे कि भाई टैरिफ दिया किसने? ये जो बोल रहा है कि ट्रम्प जो बोल रहा है ना वो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कि फॉरेन कंट्रीज पे टैरिफ और अमेरिकन को कुछ देना नहीं पड़ेगा टैक्स। भाई टैरिफ फॉरेन कंट्रीज नहीं देता है, टैरिफ अमेरिकन कंज्यूमर्स देते हैं। दैट इज डिपॉजिटेड, मतलब दैट मनी चार्ज जो किया जाता है, कंपनीज चार्ज करते हैं अमेरिका में, आफ्टर दे प्रोक्योर इंपोर्ट दैट प्रोडक्ट, उसमें लेबल लगाता है, चिपकाता है, अमेरिकन कंज्यूमर्स देता है और वो जमा होता है। इंडियन कंपनीज नहीं देते टैरिफ। टैरिफ की वजह से उसका एक्सपोर्ट कम हो रहा था थोड़ा बहुत, वो रियलिटी है। वहां एक और कहानी है। इन द मिडिल ऑफ ऑल ऑफ दिस, लुक एट इट, जो मैक्रो लेवल की स्टेबिलिटी इंडिया में बरकरार रखा गया है,
और उसके पहले किस तरह की इंस्टेबिलिटी था कोalition गवर्नमेंट की वजह से पहले, दैट क्रेडिट हैज टू बी गिवन। एआई समिट को लेके भी मैं कहना चाहता हूं, एआई समिट वाज नॉट कि आज एआई समिट किया कल आपका रेवेन्यू आना शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है। यू क्रिएटिंग ग्रेजुअली द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम पहले आपने सेमीकंडक्टर में तैयार किया, फिर उसके बाद दूसरे सेक्टर्स में तैयार किया, एंड यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ एआई समिट इन द नेक्स्ट 5 years. It will not happen in one day. So overall, look at opportunities which has been created. Now it is up to the people whether they can leverage that opportunity or not. But आज तो ऐसा नहीं है ना आदि भाई कि भाई मेरा इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि आईटी सेक्टर ज्वाइन करके बाहर चला जाऊं, ऐसा तो नहीं है। जिसको करना है वो कर सकता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको करना नहीं है, गाली देना है, वो अलग चीज है। सुधार इंडिया में बहुत सारे और भी चाहिए, बट द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड इंस्टेबिलिटी, कोविड के टाइम जब -23% इंडिया का आया था इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, -23% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21 बिकॉज ऑफ द कोविड की वजह से लॉकडाउन, एवरीबडी वांटेड टू राइट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद फेक स्टोरीज चलाया गया। क्या स्टोरीज? इंडिया में करोड़ों के तादाद में लोग मर जाएंगे। उस टाइम से बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री विद आवर ओन चैलेंज, so we were dealing with the COVID, we were dealing with the economy, and we were dealing with the problems in the border. उस टाइम चाइना के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गया। वहां से जो उभर के आया इंडिया, और वहां से जो उठा के ले आया गया, कोविड इश्यूज को सॉर्ट आउट किया, एवरीबडी वर्क कंट्रीब्यूटेड, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने हाथ उठा दिया था, हमसे नहीं होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देन केम फॉरवर्ड कि हम सबका वैक्सीन दे देंगे फ्री में। फिर उसके बाद इकोनॉमी में जो रिफॉर्म लाया, आत्मनिर्भर भारत शुरू हुआ, फिर उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक जो चीजें किया गया कि मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाई वी विल नॉट स्टॉप टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। डिस्काउंटेड में मिल रहा था भाई, उस टाइम जरूरी था उसके लिए। आज एक सिचुएशन है जहां पे इतनी इंडिया में एक स्टेबिलिटी है कि लोग को पता ही नहीं कि इंस्टेबिलिटी होता क्या है, इसी वजह से गाली मार रहा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। आज पाकिस्तान और ईरान के, अफगानिस्तान के लड़ाई में मीडिएट करना चाहता ईरान। अब ईरान को खुद पता नहीं कब जंग अपनी शुरू हो जाए। ये सिचुएशन है, एंड इन द मिडल ऑफ दिस इफ दे हैव डन समथिंग दैट हैज टू बी क्रेडिटेड। बेस ईयर चेंज इज अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोसेस। एनीबडी हु हैज रेड द गाइडलाइंस ऑफ जीडीपी एस्टिमेट क्रिएशन ऑफ IMF, उसको पता होगा कि we have not done something, or the government has not done something, anything off the book. This is simple, pure economic modeling, refinement of the model. Back to you. एक वो है, I mean, I think the main meltdown is, जी हमारा वो पीछे हो गया, बाकी सब कंट्रीज करते हैं तो ऊपर चले जाता है। I also thought ऊपर जाएगा, but of course I've been proven wrong. There's not a problem in that. Analysis ही होती है ये तो। But there is one thing very very clear, which is I think everybody is missing, कि भाई अगर गवर्नमेंट चाहती, अगर ये सेटअप चाहता तो ऊपर दिखा देता, अपस्विंग दिखा देता। Yeah, absolutely. You need to show the real picture. They're trying to show the real picture. And real picture is not that it's gone down, but oh ye wo this that, it's hardly anything. It's a marginal correction. Now when that real picture comes in, उससे आपका क्या चल रहा है? You're saying कि भाई देख लो यही है, find the fault. We don't have a fault. नहीं आदि भाई, रियल पिक्चर में ये जो 0.3% है, आपको तो वो दिखाना ही है, एंड बाय शोइंग दैट 0.3% जो रिडक्शन है, 0.3% ही है ना, ये व्हाटएवर, तो दैट इटसेल्फ इज अ विक्ट्री कि इतने टैरिफ लगाने के बावजूद आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना इंपैक्ट होता है? 0.3%। That itself is a reflection of the resilience that you have created in the economy. And that's why we keep on saying it's an internal demand driven economy. It's not an export oriented economy. और आपका बेस इतना बड़ा है कि उससे कुछ इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। 0.3%, ठीक है। 0.3% का मतलब है 1000 रुपए में अगर है तो 3 रुपए तुम खर्च करो, 3 रुपए खो गया कहीं पे 1000 रुपए, दैट इज 0.3%। तो दैट इज, आई थिंक, जिसके पास 1000 रुपए होगा उसके लिए वो मैनेजेबल है। Yeah, it's not this thing. So that's the whole thing, and वही मैं बोल रहा हूँ, that just shows the reality as far as
आप ये बोल रहे हो भैया these are the true figures, ये correct picture Yeah. है, and we are not fudging our figures, we are not doing anything, which is what a lot of countries do. Bangladesh was infamous for fudging figures. China, अभी पता चल रहा है. everything is fudged. Bangladesh में अभी पता चल रहा है because everything is fudged. But यहाँ पर one thing I really want to say as the last thing, that RBI needs to pull up its socks. ठीक है, all this stuff is done by the RBI. So if RBI is under correcting and under checking your inflation, under reporting your this thing, well, there is a big problem in that system. I guess that should get resolved. ये जो चीजें करी हैं उससे रिजॉल्व होगा, क्योंकि आरबीआई का, लेट मी जस्ट से दिस, द परफॉर्मेंस एज फार एज their reporting and their predictions has been absolutely horrible. Overall macro stability maintain करने में, I'm sorry, Overall, with your permission, yes, I'll beg I to agree. differ. नहीं, that's fine. You can disagree with me. Overall, I agree with you. But you know, when you talk about these micro factors, it's showing a gap where the RBI is not able to pick up these things. नहीं, बट इस ये बेस ईयर जो क्रिएशन होता है ना, जो चेंज, आई थिंक एनएसएसओ करता है, जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है इंडिया, स्टैटिस्टिकल जो वो करते हैं, वो एक मिनिस्ट्री है अलग. आई डोंट नो वेदर आरबीआई डायरेक्टली वो करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो चीज, बट इन कंसल्टेशन करता है. हो सकता है. सी आरबीआई के लिए मुझे एक ही चीज आरबीआई के बारे में कहना है कि हमारे जो इकोनॉमी इतना बड़ा हुआ है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए वी नीड मोर नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, और बैंकिंग लाइसेंस देने में आरबीआई इज स्टिल अ माइजर. आई विल यूज द वर्ड माइजर, कल मुझे फोन आ जाएगा इसको वजह से, आई एम श्योर, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम यूज द वर्ड, क्योंकि आपके बैंक्स का लाइसेंस नहीं मिलता है, इतना टाइम लगा देता है. वो बोलता है कि ऑन टैप लाइसेंस होता है, अप्लाई करो मिल जाएगा, बट नहीं मिलता है. नाउ आपके अगर मोदी जी का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना कुछ उन्होंने किया, यू नीड टू नंबर वन हैव मोर नंबर ऑफ रोबस्ट क्वालिटी बैंक्स. ऐसा नहीं कि हर किसी को. एट द सेम टाइम प्लीज कन्वर्ट इंडिया पोस्ट बैंक, इंडिया पोस्ट जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक पेमेंट बैंक है, कन्वर्ट दैट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एज सून एज पॉसिबल. उनके हजारों के लाखों की तादाद में ब्रांच है. इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन द होल इकोनॉमी जब पोस्ट ऑफिस पूरा एक फुल फ्लेजेड बैंक बन जाएगा. ये आरबीआई शुड डू एएसएपी. बैक टू यू. That's true. That's what I'm saying. You know, there are gaps that need to be addressed by the RBI, and kind of they need to pull up their socks on this, because we are at the precipice of growth here. अभी बस वही जगह है, एक ऐसा पॉइंट है, इसके बाद ठक करके ऊपर जाओगे आप with the stuff that you're doing. So इस टाइम पे we don't want all this stuff. So they need to kind of focus a little more into this. I'm not an economic expert here, but when I look at this, I'm like, yeah, this whole thing is supposed to be covered by the RBI, where there's a flaw. They could have corrected this right after COVID. This is something. Actually, a lot of experts are saying this. A lot of financial experts are saying that, you know, there's a little bit of a flaw with the RBI. Fair enough. जो भी है, let them correct it and figure it out. सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू Pathik Rai for that insight. It's important that we know what is really happening, and of course, the true figures are always a source of comfort. एक बड़ा अच्छा लगता है कि भैया हम झूठ नहीं बोल रहे, which is going to be acknowledged around the world. क्योंकि एक जो मार्केट कॉन्फिडेंस होता है आपका, which actually shoots up in the sky. So I'm very happy with that. Thank you for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course if you can do support the channel, check out the description for details. नमस्कार.